वज़ीर-ए-आज़म की लोकसभा इंतखाबी मुहिम के 7वें और आखिरी मरहले के लिए जबरदस्त मुहिम जारी। मगरबी बंगाल के मथुरा में जलसे आम के बाद उड़ीसा में करेंगे जलसा। बीजेपी के स्टार कैंपेनर अमित शाह जेपी नड्डा झारखंड और मगरबी बंगाल में करेंगे तशहीर। नितिन गडकरी हिमाचल में चलाएंगे तशहीरी मुहिम। इंतखाबी जंग में ऑपोजिशन ने भी दिखाई ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे उड़ीसा में चलाएंगे मुहिम। प्रियंका गांधी हिमाचल में पार्टी उम्मीदवारों के हक में करेंगी तशहीर, जबकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में जलसे आम से करेंगे खिताब। समुद्री तूफान रेमल के सबब मूसलाधार बारिश से शुमाल मशरकी भारत के इलाकों में मामूली दरहम बरहम। मिजोरम में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 हुई, जबकि आसाम में 3 और मेघालय में बारिश की तबाहकारियों से 1 की मौत। शुमाली भारत में गर्मी से छूटे पसीने। राजस्थान के चूरू और हरियाणा के सिरसा में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेल्सियस से मुतजावुज। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद गर्मी का जारी किया रेड अलर्ट। भारतीय कोहपीमा सत्यदीप गुप्ता ने तारीख एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटसे को सर करने वाले दोनों चोटियों को 11 घंटे 15 मिनट में अबूर। आदाब नाज़रीन, खान अब खबरें तफसील से। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए मुसलसल रैलियां कर रहे हैं। वज़ीर उड़ीसा में जलसे आम से खिताब करेंगे। पीएम आज सुबह मगरबी बंगाल के मथुरापुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। अशोक पुरकेत के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बारासात में रोड शो किया। पीएम ने रोड शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई। पीएम मोदी के एक झलक देखने के लिए मकामी लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम की मुबारकबाद भी कबूल की। मगरबी बंगाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज उड़ीसा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। पीएम उड़ीसा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार नाबा चरण मांझी के लिए मुहिम चलाएंगे। बालासोर में पीएम प्रताप चंद्र सारंगी की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे और इसके साथ ही पीएम उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले से कब्ल एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुल्क की मईशत 11वें से 5वें नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि जब आप दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनते हैं तो आप कई शोबों में तरक्की की तरजीहात तय करते हैं। आपके तय दुनिया का नुक्ता नजर बदल जाता है। इकोनॉमी का कद बढ़ता है तो आपके पास विपुलता होती है। आप प्रायोरिटी तय करते हैं, आप उनको अच्छी तरह बांट सकते हैं। इकोनॉमी 11 से 5 जाती है तो कद बढ़ता है, 5 से 3 जाती है तो एकदम से आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में नाम होता है तो विश्व आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है, इन्वेस्टर का बदल जाता है। फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत ही लिबरल वे में फाइनेंस करते हैं तो आपके बोझ कम होता जाता है। और बदनवानी के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईडी ने 34 लाख रुपए जब्त किए हैं, जबकि 2014 से 24 तक ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। और अब बड़े बड़े लोग अंदर हैं, मुझे मालूम हो या ना हो, कागजात और फाइलें सब कुछ जानती हैं। 2004 से 2014 तक
34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया 2200 करोड़ रुपया 70 टेम्पो लगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी। आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है। कागजों को पता होगा, फाइल को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुस्लिम के सवाल पर पीएम मोदी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। वजीर आजम ने कहा कि हमें आइन की रूह का एहतराम करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आइन में जो लिखा है उसका एहतराम किया जाए। मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नाफिज करने की अपोजिशन की कोशिश आइन की तौहीन है। संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को खत्म करने के उनके तौर तरीके हैं। और अपोजिशन सवाल के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर उन्हें डिक्टेटर कहा जा रहा है तो जो लोग वाकई डिक्टेटर हैं उन्हें लगेगा कि वो कैसा डिक्टेटर है जो खामोशी से सब कुछ सुनता है। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन में हैं वो नामदार हैं और वो कामदार हैं। ये नामदार है, हम कामदार हैं, और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान, और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान लिखा हुआ है जी। और ये बात मैं कोई राजनीति मानने की बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं बचपन से इसी जिंदगी गुजर करके आया हूं जी। सामान्य जीवन में भी हमने अपमान बहुत सहन किए हैं बचपन में, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी से मैं निकला हूं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता हम मान के चलते भाई, हम सहन कर लेंगे। निजी चैनल न्यूज नेशन को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम ने इंतखाबी नताइज से कबल अपोजिशन इंडी इत्तेहाद की होने वाली मीटिंग पर तंज किया। पीएम ने कहा कि इंडी इत्तेहाद के डीएनए में 3 चीजें मुश्तरक हैं। ये इंतहाई फिरका परस्त, इंतहाई जात परस्त और इंतहाई खानदान परस्त हैं, और नई नस्ल के लोग इसकी बात नहीं सुनना चाहते। मैंने सुना है कि वो अपनी कमजोरियों की डिस्कशन करने के लिए बैठने वाले हैं। अब मैं इसे अच्छा मानता हूं कि कम से कम वो बैठ करके अपनी कमजोरियों पर, और नतीजे के भी पहले ही बैठने वाले हैं, कमजोरियों पर चर्चा करने के लिए। अगर ये लोकतंत्र में तो वे आत्मनिरीक्षण करते, उनकी कमियां क्या है ढूंढते, तो अच्छी चीज है। और उनकी कमियां हमारे ध्यान में आएगी तो हम भी देखेंगे कि भविष्य में कमियां हमारी यहां ना आ जाए। इंडी अलायंस की जो लोग हैं, इनमें 3 कैरेक्टर, 3 उनके डीएनए में 3 चीजें कॉमन है। एक है ये गोर सांप्रदायिक है, दूसरा ये गोर जातिवादी है, तीसरा ये गोर परिवारवादी है। ये इनके डीएनए में है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश की जो नई जनरेशन है वो आजादी के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है उसकी सोच अलग है, और वो बहुत बड़ा फोर्स है। वो इन चीजों से बाहर निकल चुका है। वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जो सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। वो ये इस प्रकार की भाषा सुनने को भी तैयार नहीं है। और इंटरव्यू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात की तारीफ की। पीएम ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान दुनिया ने सोचा था कि भारत इस वबा में दुनिया के लिए एक बड़ा बहरान पैदा करेगा, लेकिन भारत ने एक मुल्क के तौर पर न सिर्फ कोरोना के दौरान खुद को संभाला बल्कि दुनिया भर के ममालिक में कोरोना वैक्सीन और अद्वियात भी तकसीम की। दुनिया भर के ममालिक ने इसके लिए भारत का शुक्रिया अदा किया।
और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए पूरे जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश में एक के बाद दीगरे 5 रैलियां करेंगे। अमित शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और काजीपुर लोकसभा हलकों में जलसों से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आवाम से बीजेपी उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाने की अपील करेंगे। और इस दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इंतखाबी मुहिम के लिए झारखंड जाएंगे और देवघर जिले के सारठा में जलसे आम करेंगे। पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी यूपी के गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन की हिमायत में रोड शो करेंगे। और इसके साथ ही पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पार्लिमानी हलके के ऊना और मंडी के कुल्लू में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे आम करेंगे। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पार्लिमानी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अदाकारा से सियासतदां बनी कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में गर्मी के साथ साथ सियासी दर्जे हरारत भी बढ़ने लगा है और ऐसे में अपोजिशन भी इंतखाबी मुहिम में पूरा जोर लगा रही है। आज हिमाचल प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक अपोजिशन की रैलियों का शोर होगा। उड़ीसा में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर तकरीबन 12 बजे बालासोर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इसके बाद खड़गे भद्रक में तकरीबन 1:40 पर एक रैली करेंगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी महाज की क़यादत करते हुए अवामी जलसा करेंगी, जिसमें वो सुबह तकरीबन 10 बजे कुल्लू और पौने 12 बजे मंडी के सुंदरनगर में जलसे आम से खिताब करेंगी। उत्तर प्रदेश में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल के रॉबर्ट्सगंज के हाइडल ग्राउंड में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पार्टी के लिए मुहिम चलाते नजर आएंगे। और लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। इस सीट पर एनडीए की इत्तेहादी जमात अपना दल एस की सदर और मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल तीसरी बार जीत दर्ज कराने के लिए मैदान में है। तो वहीं बीजेपी के भदोई के रुकन पार्लियामेंट रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर हलके से मैदान में उतारा है। हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने मिर्जापुर से एसपी उम्मीदवार रमेश बिंद से बात की है। हम इस वक्त मौजूद हैं मिर्जापुर लोकसभा में। यहाँ पर उम्मीदवार है हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के रमेश बिंद, जो भदोही से निवर्तमान सांसद हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार क्या मुद्दे उठा रहे हैं? वहाँ मैं जनता का बीच में जा रहा हूँ, वहाँ की समस्या को देख रहा हूँ और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं चौमुखी विकास करने का काम करूँगा। प्राथमिकता कुछ बताइए। प्राथमिकता 3 बार मैं एमएलए रहा यहाँ पे, 3 बार एमएलए रहने पर आप जा करके पता कर लीजिए, कछवा टाउन में जो मैंने रोड दिया हूँ मैंने बनवाया हूँ। चाहे महामलपुर हो, चाहे कछवा टाउन का हो, चाहे राजकीय कन्या विद्यालय हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज हो, शिक्षा का काम मैंने किया हूँ। बहुत आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया धुआंधार प्रचार पूरे पूर्वांचल में कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी हमने धुआंधार प्रचार देखा। तो बड़े मुद्दे क्या है जिसको आप उठा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज देख रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण समाप्त होने जा रहा है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आरक्षण की जहां तक बात है तो ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को उनकी जातियां सारी शामिल करके उसको छीनने का काम तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें किया गया। कर्नाटक में उस तरह से शामिल किया गया। मैं अपने जबान से कुछ नहीं, अब मैं अपने जबान से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जानते हैं कहीं हताशा साबित करती है। रमेश बिंद हमारे साथ हैं, निवर्तमान सांसद हैं भदोही के, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं मिर्जापुर से और तमाम दावे कर रहे हैं, अपनी प्राथमिकता गिना रहे हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मिर्जापुर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलक़े वाराणसी से मुल्हक़ चंदौली लोकसभा सीट भी आम इंतख़ाबात के आखिरी मरहले में हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शामिल है। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे पर एतमाद जाहिर किया है, जबकि एसपी ने साबिक वजीर वीरेंद्र सिंह को इंतखाबी मैदान में उतारा है। चंदौली के इंतखाबी मसावात क्या कहते हैं, देखते हैं हमारे नामानिगाह शैलेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलक़े वाराणसी से मुल्हक़ चंदौली लोकसभा सीट भी आम इंतखाबात के आखिरी मरहले में हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शामिल है। 1 जून को होने वाली वोटिंग के पेश नजर इस सीट पर इंतखाबी माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। जीत के दावे जोरों शोर से किए जा रहे हैं। चंदौली की सरहद मशरिक में बिहार, शुमाल मशरिक में गाजीपुर, जुनूब में सोनभद्र और जुनूब मगरिब में मिर्जापुर से मिलती है। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात जीतने के बाद बीजेपी एक बार फिर 2024 में जीत दर्ज करके हैट्रिक करने की तैयारी कर रही है। इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से मौजूदा एमपी और मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे पर एतमाद जाहिर किया है, जो तरक्की के नाम पर अपनी हैट्रिक करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में मोदी जी के द्वारा गरीबों की भलाई के काम और देश के गौरव बढ़ाने के काम और देश को आंतरिक और सीमाओं की रक्षा के काम, देश की दुनिया के अंदर मजबूती के काम, मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे 10 साल के विकास पर काम, इन्हीं सब विषयों को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं और जनता का बहुत अधिक आशीर्वाद, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने साबिक वजीर वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। दरअसल वीरेंद्र सिंह महंगाई, बेरोजगारी के साथ पसमानदगी के शिकार इलाकों में कोई भारी सनत कायम न करने जैसे मसाइल पर डॉक्टर पांडे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा तो सब बहुत सारे हैं, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। वहाँ पे किसानों की समस्या वैसे ही बरकरार है। वहाँ पर न कोई चिकित्सा का इंतजाम है, न किसी प्रकार का वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ है। रोजी रोटी की चिंता नौजवानों के चेहरे पर है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। सरकार की ओर लफाजी बतिया रही है। चंदौली सीट पर लोगों के मुख्तलिफ मसाइल हैं। ऐसे में लोग इलाके में तरक्की के हवाले से अपने अवामी नुमाइंदों के दावों की बात भी करते नजर आ रहे हैं। चंदौली में तो मुद्दा मूलतः विकास का ही है और फिलहाल जो स्थिति बन रही है, चंदौली विकास के मुद्दे पे वोट करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हम लोग के यहाँ बिजली बहुत काफ़ी हद तक सुधर गई है और रोड भी गांव का रोड है वो भी बहुत हद तक सुधर गया है और हर घर जल निगम बिछ रही है, पाइप लाइन बिछ रही है पानी के लिए और जो मूलभूत सुविधा है वो ग्रामीणों तक पहुँच रही है। यहाँ पे पूर्वांचल में वाराणसी से बिहार की सरहद तक चंदौली लोकसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा दही है। धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली इलाके को मायावती ने वाराणसी से अलग करके 27 साल पहले जिला बना दिया था। चंदौली लोकसभा हलके के तहत 5 असेंबली हलके हैं, जिनमें मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद राजा, अजगरा और शिवपुरी हैं। फिलहाल 4 असेंबली सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि सकलडीहा सीट एसपी के पास है। इस पार्लिमानी हलके में कुल 18,43,196 वोटर्स हैं। अब देखना ये होगा कि महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक करने में कामयाब होंगे या एसपी कांग्रेस इत्तेहाद के वीरेंद्र सिंह उनकी जीत के रथ को रोककर पार्लियामेंट की राह हमवार करेंगे। चंदौली खेती बाड़ी वाला इलाका है, धान का कटोरा इसे कहा जाता है, लिहाजा इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे खूब चर्चा में रहते हैं। वाराणसी से सटे चंदौली लोकसभा क्षेत्र में महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी से क्या जीत की तिकड़ी बना पाएंगे, इस बात को लेकर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, चंदौली। और 1962 में चीनी हमले के लिए मुबैना लफ्ज का इस्तेमाल वाले कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के रिमार्क्स ने मंगल की रात देर गए एक सियासी तनाज़े को जन्म दे दिया। बीजेपी ने इसे नजरे सानियत की शर्मनाक कोशिश करार दिया। ताहम अय्यर ने बाद में मुबैना लफ्ज इस्तेमाल करने से माजरत कर ली। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर अय्यर ने मंगल की शाम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में एक प्रोग्राम में एक वाकया सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने मुबैना तौर पर भारत पर हमला किया।
अय्यर ने ये तबसरा किताब नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स की रिलीज के मौके पर किया। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. और बीजेपी आईटी सेल के सरबरा अमित मालविया ने अय्यर के रिमार्क्स के हवाले से कांग्रेस पर तनकीद की। एफसीसी में नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स के उन्वान से किताब की रुनुमाई के मौके पर खिताब करते हुए मणिशंकर अय्यर ने 1962 के चीनी हमले को मुबैना करार दिया। ये नजर-ए-सानियत की शर्मनाक कोशिश है। नेहरू ने चीन के हक में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त का दावा तर्क कर दिया। राहुल गांधी ने खुफिया MOU पर दस्तखत किए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी सिफारतखाने से चंदा लिया और एक रिपोर्ट चीनी कंपनियों के लिए भारत में कारोबार करने को आसान बनाने के मकसद से शाया की गई और इसकी बुनियाद पर सोनिया गांधी की यूपीए हुकूमत ने भारतीय बाजार को चीनी अशिया के लिए खोल दिया, जिससे मुल्क की बहुत छोटी और दरमियानी सनतों को नुकसान पहुंचा। अब कांग्रेस लीडर अय्यर 1962 के चीनी हमले पर पर्दा डालना चाहते हैं, जिसके बाद चीनियों ने गैर कानूनी तौर पर 38,000 मुरब्बा किलोमीटर भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया था। मालविया ने पूछा है कि कांग्रेस की चीनियों के तई मोहब्बत की क्या बताती है। समुद्री तूफान रेमल की वजह से होने वाली शदीद बारिश ने शुमाल मशरक़ी भारत में जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। शुमाल मशरक़ के कई इलाके इससे मुतासिर हुए हैं। मिजोरम में 28, आसाम में 3 और मेघालय में 1 शख्स की मौत हुई है। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाइस दरख्त, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे बिजली और इंटरनेट खदमात मुतासिर हुई हैं। मिजोरम के दारुल हुकूमत आइजोल के मज़ाफ़ात में पत्थर की कान के गिरने और मुसलसल बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। मिजोरम के वज़ीर आला ने मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। मेघालय में मशरिकी जिले में दीवार गिरने से 1 शख्स की मौत हो गई है और इसके अलावा जिले में मिट्टी के तोदे गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। और बात करें गर्मी की, तो मुल्क के कई इलाके शदीद गर्मी की जद में हैं। शुमाल मगरबी इलाकों में गर्मी के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स टूटते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के चूरू में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मुल्क में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत है। तो वहीं दिल्ली के मंगेशपुर इलाके में 49.9 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कौमी दारुल हुकूमत खित्ते में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय कोहपीमा सत्यदीप गुप्ता ने तारीख रकम कर दी है। सत्यदीप एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को सर करने वाले पहले शख्स बन गए हैं और इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे 15 मिनट में 2 चोटियां अबूर करके तारीख भी रकम की है। और मुहिम के मुंतजमीन के मुताबिक सत्यदीप ने पीर की दोपहर 8,516 मीटर बुलंद माउंट लोत्से और 12:45 पर निफ्स शब को 8,849 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को सर किया। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर नजर डालें तो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ कुछ इस तरह से हैं कि इजरायली फ़ौज की जानिब से गज़ा के महफूज तरीन इलाके रफ़े पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 45 शहरियों की मौत हो गई है, जिस पे सलामती कौंसिल ने एक हंगामी इजलास तलब किया है। आगे बढ़ते हैं। रफ़े पर हमले के बाद इजराइल के साथ जंगबंदी पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। हमास का ये बयान सामने आया है और तकरीबन हर किसी ने इस हमले की मजम्मत की है। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिला मुकाबला PMLN के सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान से यह खबर है। 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके नवाज शरीफ लाहौर में
पार्टी के इलेक्शन में सदर के तौर पर शरीफ के ओहदे छोड़ने के बाद अब वापसी कर ली है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि गर्मी की लहर जो इस वक्त पड़ रही है, उसी के हवाले से उत्तर प्रदेश से यहाँ पर खबर है कि आगरा में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो दर्जे हरारत है वो काफ़ी तेज़ यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। कुछ तस्वीरें भी इसमें दिखाई गई हैं कि किस तरह से लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरह की तदाबीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 25 साल बाद अपनी गलती तस्लीम कर ली है। नवाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि इस्लामाबाद ने 1999 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए लाहौर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। नवाज शरीफ ने ये बात मंगल 28 मई को मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के इजलास में कही। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में खुलेआम एतराफ़ किया है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 एटमी तजुर्बात किए थे और इसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए और हमसे मुआहदा किया, लेकिन हमने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ये हमारी गलती थी। लाहौर मुआहदा वो मुआहदा था कि जिस पर नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए दस्तखत किए थे। ताहम पाकिस्तान ने कुछ अरसे बाद करगिल में घुसकर इसकी खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज की इस दरअंदाजी की वजह से करगिल जंग हुई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने हरीफ इमरान खान पर भी हमला किया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को जौहरी तजुर्बात से रोकने के लिए $5 अरब की पेशकश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगर उस वक्त मेरी जगह पर इमरान खान जैसा शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता तो वो क्लिंटन की पेशकश कबूल कर लेता। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपने पहले जौहरी तजुर्बे की 26वीं सालगिरह मनाई। और आगे अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।